प्रिय बच्चों नमस्कार। पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। इसके 2 वीडियो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि जब लेखक बिना पढ़े लिखे ही कोई ख़ास मेहनत किए बगैर अपना पूरा समय खेल कूद में व्यतीत करने के बावजूद वह न केवल अपनी कक्षा में पास होता है बल्कि अव्वल भी आता है, और वहीं उसके समक्ष उसके भाई जो हमेशा मेहनत करते रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते रहते, खेलने कूदने में बिल्कुल भी समय नहीं देते थे, वे अपनी परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं। अब ऐसा होने की दशा में लेखक थोड़ा बहुत और स्वच्छंद हो गया है। जो थोड़ा बहुत डर उसके मन में अपने भाई के डांट फटकार के कारण रहता था, वह भी कम होने लगा है। अब वह पहले की अपेक्षा खेलने कूदने में और व्यस्त रहने लगा है। लेकिन एक बार उसके भाई साहब उसे खूब डांटते हैं। जब वह अपना काफ़ी समय खेल कूद में व्यतीत करने के बाद खाने के वक्त घर लौटा, हॉस्टल लौटा, उस दौरान उसके भाई साहब उस पर बिफर पड़ते हैं और उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उनसे खरी खोटी सुनने के बाद लेखक को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आइए उसी के आगे पढ़ते हैं। कहते हैं, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। कहता है कि सालाना मतलब वार्षिक इम्तिहान मतलब परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग बना कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए, एक बार और फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। कहता है कि मैंने पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम नहीं किया था, लेकिन पता नहीं किस कारण से मैं अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मतलब मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कहते हैं कि मेरे भाई साहब ने जी तोड़ परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। कहते हैं कि मेरे भाई साहब ने हमेशा पढ़ाई की, घर स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, स्कूल में अलग, हमेशा पढ़ते रहते थे। फेल होने के बाद मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। कहते हैं कि उनकी चेहरे पे जो चमक होती थी वो गायब हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। तो पढ़ाई लिखाई के कारण उनके चेहरे की चमक गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। कहते हैं कि जिस दिन परिणाम आया, नतीजा सुनाया गया, परिणाम सुनाया गया और भाई साहब जब अपने फेल होने की खबर सुने तो वे रोने लगे। उनको रोता देखकर मैं खुद रोने लगा था। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। कहते हैं कि मेरे पास होने की जो खुशी थी, जो मैं बहुत खुश था अपना परीक्षा परिणाम देख करके, सुन करके, वह जो खुशी थी वो भाई साहब के फेल होने की खबर सुन करके मेरी खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। कहता है कि अगर मैं फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। अब चूँकि मैं बिना पढ़े लिखे ही पास हो गया और भाई साहब पढ़ने लिखने के बावजूद फेल हो गए, तो भाई साहब को और दुख हो रहा है। लेकिन विधि की बात कौन टाले, लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसकी बात को कौन टाल सकता है। तो मेरे और मेरे भाई के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। हैं कि अब और मेरे भाई के बीच में जो पहले 3 वर्ष का अंतर था, चूँकि भाई साहब 2 साल लगातार फेल हो गए और मैं 2 साल लगातार पास हो गया, इससे अब वह अंतर घट करके कम हो करके 1 साल का रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। कहते हैं कि मेरे मन में एक और कुटिल भावना, एक और गलत धारणा विकसित हो गई कि भाई साहब एक बार और अगर फेल हो जाते तो मेरे दोनों का अंतर, मेरे और मेरे भाई के बीच का अंतर कम हो जाता और हम दोनों बराबर वाली कक्षा में पहुंच जाते। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। कहते हैं कि अगर मैं और मेरे भाई साहब एक ही कक्षा में आ जाएंगे तो फिर किस अधिकार से वे मेरी फजीहत करेंगे, मुझे अपमान करेंगे, मुझे डांटेंगे। लेकिन बाद में यह विचार मैंने अपने दिल से निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। कहता है कि फिर मैं अपने मन में सोचता था कि वे अगर मुझे डांटते हैं तो मेरे
मेरी भलाई के लिए ही तो डांटते हैं। शायद उन्हीं की डांट डपट का ही या उपदेशों का ही असर है कि मैं पास हो जा रहा हूँ, और वो भी अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। कहते हैं कि जब 2 बार लगातार परीक्षा में फ़ेल हो गए और मैं पास हो गया, तो भाई साहब का व्यवहार अब कुछ नरम हो गया। कई बार वो मुझे डांटने का अवसर पाने के बावजूद उन्होंने धीरज से काम लिया और मुझे नहीं डांटे। शायद अब वो जानने लगे थे कि अब वह धीरे धीरे मुझे डांटने का अपना अधिकार खो रहे हैं। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। कहते हैं कि जब उन्होंने डांटना डपटना कम कर दिया तो मेरी आज़ादी और बढ़ गई। मैं उनके इस नरम व्यवहार का गलत फ़ायदा उठाने लगा, और मेरे मन में यह विचार आ गया कि मैं चाहूँ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं तो पास वैसे ही हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी तकदीर बलवान है, मेरी किस्मत अच्छी है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ता भी था, अब वह सब पढ़ना लिखना बंद कर दिया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया। कनकौवा मतलब पतंगबाजी, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, सम्मान करता था, रिस्पेक्ट करता था, और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। कहते हैं कि मुझे उन दिनों पतंगबाजी का शौक़ हुआ था, और मैं सारा समय पतंगबाजी में ही देता था। हालांकि मैं थोड़ा बहुत सम्मान अभी भी अपने भाई साहब का करता था, इसलिए उनके सामने पतंग ना उड़ा करके, उनसे छिप करके, उनकी नज़र बचा करके पतंग उड़ाया करता था। पतंग उड़ाने के दौरान जो प्रक्रियाएं होती हैं, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। कहते हैं हालांकि भाई साहब के प्रति जो सम्मान, जो डर मेरे मन में था उनको लेकर के, वह अब कम हो गया है, लेकिन मैं उनको यह नहीं जताना चाहता था, उनको यह नहीं सोचने देना चाहता था कि मेरी नज़रों में उनके प्रति सम्मान कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। कहते हैं कि एक दिन शाम के समय, संध्या मतलब शाम के समय, हॉस्टल से दूर, अपने छात्रावास से दूर पतंग लूटने में दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं। कहते हैं कि मैं ऊपर की ओर देखते हुए तेज़ी से दौड़ा जा रहा था, मगर उस आकाशगामी पथिक की ओर, पथिक मतलब राही, रास्ते में चलने वाला, आकाशगामी मतलब आकाश की ओर जलने वाला, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। कहते हैं कि लेकिन जो पतंग उड़ती हुई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बालकों की पूरी सेना झाड़दार बांस को ले करके उस पतंग का स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर न थी, सब बेखबर थे क्या हो रहा है आगे पीछे। सबकी निगाह केवल उस पतंग पर थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं। कहते हैं किसी की नज़र गाड़ियों पर, मोटर कारों पर, अन्य अवरोधों पर नहीं थी, बस सबकी निगाह आसमान में थी। ऐसा लग रहा था न केवल पतंग उड़ रही है, बल्कि उसको पकड़ने के लिए दौड़ने वाले सभी बच्चे भी उड़ रहे हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। कहते सहसा मतलब अचानक, सडनली। कहते कि अचानक भाई साहब से मेरी मुलाकात हो गई, जो उस समय बाजार से लौट रहे थे, और मैं इधर से दौड़ता हुआ जा रहा था पतंग को पकड़ने के लिए। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। कहते कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उग्र भाव मतलब क्रोधित होकर के बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? देख, उन्होंने गुस्से में बोला कि इन बाजारी लड़कों के साथ, बाजार में घूमने वाले लड़कों के साथ एक धेले भर के, मतलब जिसका मोल कुछ भी नहीं, उस कनकौवे के लिए, उस पतंग के लिए तुम्हें दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आ रही कि तुम एक तुच्छ पतंग के लिए दौड़ते जा रहे हो? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? तुम्हें इसका भी कुछ ख्याल नहीं है कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो, 8वीं जमात में आ गए हो। जमात मतलब कक्षा। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, और मुझसे केवल एक ही कक्षा नीचे हो। कहते कि इस सब बातों का ख्याल नहीं है।
आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। कहता है कि तुम्हें कुछ तो अपने मान मर्यादा का ख्याल होना चाहिए कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम। कहते हैं कि एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसील हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौनों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। कहते हैं कि मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो केवल 8 दर्जे पढ़ करके ऊंचे ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े समाचार पत्रों के पत्रकार हैं, हमारे लीडर हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, और तुम उसी 8वीं कक्षा में आकर के तुम्हें अपने मान मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। तुम एक कनकौवे के लिए दौड़ लगा रहे हो। तो कि मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर, इस कम बुद्धि पर, इस बेवकूफ़ी पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो इसमें शक नहीं। कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। कहते हैं कि वह दिमाग, वह मस्तिष्क, वह बुद्धि किस काम की जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मगौरव मतलब आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। जिस पढ़ाई करने के बाद हमारे मन में अगर आत्मसम्मान नहीं आता है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, उस बुद्धि का कोई मतलब नहीं। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। कहते हैं कि मेरे भाई साहब ने मुझे डांटते हुए, समझाते हुए कहा कि तुम्हारे मन में ये विचार आता होगा कि तुम मुझसे अब एक ही कक्षा नीचे हो, तो अब मुझे तुम्हें डांटने का कोई अधिकार नहीं है। यह तुम्हारी गलती है। कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मैं उम्र में तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तो मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। कहते हैं कि अगर परीक्षकों का यही हाल रहा, जिस तरीके से वो परीक्षा लेते हैं, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद निस्संदेह परीक्षा प्रणाली पर या शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं कि अगर कहते हैं कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हो सकता है तुम अगली बार मेरी कक्षा में आ जाओ और हो सकता है उसके बाद मुझसे आगे भी चले जाओ अगर इसी तरह की शिक्षा व्यवस्था रही तो। लेकिन ये मत समझना कि जो अंतर तुम्हारी और मेरी उम्र को लेकर के है वो कोई मिटा देगा। इसे कोई भी नहीं मिटा सकता, खुदा भी नहीं, ईश्वर भी नहीं। कहते हैं मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। कहते हैं कि मुझे दुनिया को देखने, जानने, समझने का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, वह तुम्हें नहीं है, उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते हो। पढ़ाई में भले ही तुम मुझसे आगे क्यों ना निकल जाओ, चाहे तुम MA और DPhil या DLit ही कर लो, यानी चाहे तुम बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण कर लो, MA जैसी, DPhil जैसी, PhD जैसी, DLit जैसी, डॉक्टरेट की उपाधियाँ धारण कर लो, लेकिन तुम वह अनुभव नहीं ला सकते ज़िंदगी का जो मेरे पास है। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। कहते हैं कि पिताजी, दादा यहाँ पर पिताजी के लिए आया हुआ है। पिताजी और माताजी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें हम दोनों को समझाने का अधिकार था, है और रहेगा। वे जब चाहें हमें सुधार सकते हैं, सुधारने के लिए डांट सकते हैं। इसका अधिकार उन्हें हमेशा रहेगा, चाहे वो कुछ भी ना पढ़े लिखे हों। हाँ, और हम लोग चाहे बहुत कुछ पढ़ लें, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं। कहते हैं कि उन्हें हमें डांटने का अधिकार केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमें जन्म दिया है तो डांट लें, बल्कि इसलिए है कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को हमसे बेहतर तरीके से, हमसे अच्छे तरीके से जाना है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए हैं, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। कहते हैं कि जो हमारी किताबों में बातें लिखी हैं वो बातें भले उनको ना पता हों, लेकिन ऐसी हज़ारों बातें हैं जो हम दोनों को नहीं पता हैं और उन्हें पता है। कहते हैं दैव ना करे आज मैं बीमार हूँ
तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हों तो किसी को तार ना दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। कहते हैं कि ईश्वर ना करे, दैव ना करे, कि मतलब ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे कि अब क्या करोगे, समझ नहीं आएगा कि इस बीमारी की दशा में कैसे क्या इलाज करें। लेकिन अगर दादा को तार देने के अलावा तुम्हें कुछ न सूझे, तुम्हें एक ही बात आएगी तुम्हारे दिमाग में, दादाजी मतलब पिताजी को बता दिया जाए कि भाई साहब बीमार हैं। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादाजी हों तो ना तो किसी को खबर देंगे, न तार देंगे, न घबराएंगे, न परेशान होंगे। वो खुद पहले अपने आप थोड़ा बहुत इलाज करेंगे। अगर सफल हुए तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर को बुलाएंगे। कहते बीमारी तो ठीक बड़ी बड़ी बात है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। कहते हैं बीमारी तो जाने दो, हमें तो यहाँ तक ये बात नहीं पता है कि बड़े भाई पिताजी जो पैसा देते हैं उसे महीने भर कैसे खर्च करें। हमें तो जो पैसा दादाजी देते हैं, पिताजी देते हैं, वह 20-22 तारीख तक भी नहीं चलता है, हमसे तो खर्च हो जाता है। और फिर अंत में पैसे पैसे के लिए तंगी आ जाती है, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। कहते हैं कि जितना पैसा आज हमें खर्च करने को मिलता है 2 लोगों को, उससे आधे पैसे में पिताजी अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे और इज्जत भरी जिंदगी जीते थे। कहते हैं अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, हैं तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, लेकिन घर चलाने का खर्चा, घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी माँ की है। कुछ देर पहले वो अपना घर चलाया करते थे, लेकिन वो चलाने में सक्षम नहीं थे। भले वो पैसा कमाते थे, 1000 तनख्वाह पाते थे, लेकिन घर का हिसाब किताब वो नहीं रख पाते थे। हमेशा कर्जदार रहने लगते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था। लेकिन जब से उनकी माता ने प्रबंध संभालना शुरू किया है घर का, उसी घर में बरकत आने लगी, लक्ष्मी आ गई है। कहते हैं तो भाईजान, तो मेरे भाई साहब, यह अभिमान मन से निकाल डालो कि तुम मेरी कक्षा के समीप आ गए हो, मेरे दर्जे के समीप आ गए हो, मेरे नज़दीक आ गए हो, तो अब जो मर्जी करोगे। ऐसा नहीं है, मेरे देखते तुम बेराह गलत रास्ते पर न चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। कहते हैं कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं अपने थप्पड़ का भी प्रयोग करूँगा, लेकिन तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूँगा। कहते हैं मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हो रहा है और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। एक लेखक बताता है कि भाई साहब ने इस प्रकार से जब समझाया, जो युक्ति लगाई मुझे समझाने का, तो मुझे लग रहा है कि मैं कितना छोटा हूँ। लघुता मतलब कितना छोटा हूँ। और भाई साहब के प्रति जो सम्मान मेरे मन में पहले था वो और बढ़ गया। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं। कहते हैं कि मैंने भी भाई साहब से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। कहते हैं कि आप जब मर्जी मुझे डांटें, समझाएं, ये सब आपका अधिकार है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। आगे भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। कहते हैं कि चूंकि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हें कनकौवे उड़ाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन कनकौवे उड़ाने का तो मेरा मन भी करता है, लेकिन क्या करूं, चूंकि मैं तुमसे बड़ा हूं,
मैं खुद अगर गलत रास्ते पर चलूँगा तो तुम्हें कैसे उस गलत रास्ते पर चलने से बचाऊँगा। यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम्हें सही रास्ते पर लाने का जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य भी तो मुझे निभाना है। इसीलिए तो मैं कनकौवे चाह कर भी नहीं उड़ाता हूँ। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। लेखक बता रहा है कि संयोग से, कोइंसिडेंटली, उसी समय एक पतंग उनके ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल गोल मतलब समूह पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। कहते हैं कि उसे पकड़ने के लिए लड़कों का एक समूह उसके पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, कहते हैं कि मेरे भाई साहब थोड़ा लंबे हैं। उछल कर उसकी डोर पकड़ ली। कहते हैं कि उन्होंने उछल करके उस पतंग की डोर पकड़ ली और बेतहाशा बिना रुके हुए हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। कहते हैं कि बेतहाशा बिना रुके हुए वे हॉस्टल की तरफ दौड़ रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। धन्यवाद। यह वीडियो पाठ यहीं समाप्त होता है। इन तीनों वीडियो पाठों को मिला करके इस कहानी की व्याख्या संपन्न होती है। अगले वीडियो पाठ में इस पाठ से जुड़े हुए और बातों पर चर्चा करेंगे।